हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। देखिए, आज है 16 फरवरी 2024 एंड आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है। क्या इम्पोर्टेंट हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ना, उस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। मतलब अब जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती थी ना कॉरपोरेट्स के थ्रू, है ना, तो वो अब नहीं हो सकेगी। बहुत ही बढ़िया डिसीजन। और इसके पहले आगे जाने की सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, कितने लोगों की बेंच थी और क्या क्या इसके रेपरकशंस वगैरह सब जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज है जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जान लेना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या एक्चुअली? ये ना किसी भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन या फिर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकती है, ठीक है, अगर वो केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। समझ में आया? कोई भी इंडियन सिटीजन खरीद सकता है और कोई भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकती है। ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? सिर्फ और सिर्फ एसबीआई की, वो भी एसबीआई में स्पेसिफिक ब्रांचेस में अवेलेबल होगा। ठीक है, होता था इनफैक्ट। ये कौन कौन सी डिनोमिनेशंस में होते थे? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशंस में होते थे। कौन कौन इसे यूज कर सकता था? देखिए, जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती थी ना, अगर उनको 1% वोट से ज्यादा वोट मिले हो या फिर 1% तक एटलीस्ट वोट मिले हो, तो वो ही क्या कर सकती थी? इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन को एक्सेप्ट कर सकती थी। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे ना, मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसको क्या करना है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है, तो ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले एसबीआई जाएगा। एसबीआई में मान लो इसको 1 करोड़ रुपए देना है। इसने 1 करोड़ रुपया एसबीआई को यहाँ से बॉन्ड को खरीदा। अब इसको बॉन्ड तो मिल गया, ठीक है, अब ये 1 करोड़ रुपया अब ये कहाँ जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा। लेकिन इसमें पता है प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये कौन डोनेट कर रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहा है, यहाँ ये पूरा प्रोसेस जो है ना, वो ओपेक था। ओपेक यानी कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है। समझ में आया? तो इसमें ना करप्शन का बहुत बड़े चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप आरटीआई भी फाइल करोगे ना कि जानना है कि कहाँ गया पैसा, कितना डोनेशन मिला इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मना कर देती थी कि नहीं भैया, ये बात हम नहीं खुलासा कर सकते हैं। अब ये मान लो इस पर्सन ने जो ये बॉन्ड दिया था, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, इस बॉन्ड को सिर्फ 15 डेज तक ही रिडीम कर सकती है। अगर ये 15 डेज में नहीं लिया तो ये क्या हो जाएगा? एसबीआई के पास ही रहेगा, यानी कि ये लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया बॉन्ड्स वर एनोनिमस, पता नहीं होता था कि कौन डोनर है ना, तो ये बहुत बड़ा एक सोर्स होता था करप्शन का। ये जो आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये इंट्रोड्यूस किसके थ्रू हुई थी? फाइनेंस एक्ट 2017, जिसने और बाकी जो एक्ट्स हैं उनको भी अमेंड किया था। कौन कौन से? द आरबीआई एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, आरपीए एक्ट। ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है आपकी, ये कौन कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस हुई थी? आपका फाइनेंस एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया और आरपीओ हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे, जहां पे हमें पता चलेगा कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली डिसीजन लिया क्यों और कैसे ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना 5 जजेस की एक बेंच की गठित करी थी, ठीक है, जहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो क्या है? हेड ऑफ द बेंच। ठीक है, इनको ही डिसाइड करना था
कि भैया क्या है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश करे ये जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है, यानी कि वो एनोनिमस है, एनोनिमस मतलब उसकी आइडेंटिटी पता नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका करप्शन होगा। एंड क्विड प्रो क्यो, ये क्या होता है, देखिए एक हाथ से लेना और एक हाथ से देने वाली बात। अगर ये पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देगा, ठीक है, हमें तो नहीं पता चलेगा लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल जाता है कि कौन दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो है कंपनी है या कॉरपोरेट है जो भी पैसा दे रही है, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगी ना कि इन रिटर्न उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज उनको फेवर करती है कि उनकी या तो बिजनेस में फेवर करेंगे या किसी और तरीके से फेवर फेवर करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका क्विड प्रो क्यो, तो इसकी वजह से सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जो कॉरपोरेट्स थे, ठीक है, वो ही आगे बढ़ रहे थे जो डोनेट कर रहे थे, लेकिन जो कुछ इंडिविजुअल्स थे जो कि बिना कुछ इन रिटर्न मांगते हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं इंडिविजुअल्स जो सिर्फ डोनेट करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से हमारी आइडियोलॉजी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लीजिए अभी बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी राम राज्य चिल्ला रही है, ठीक है, तो मान लीजिए ये जो पर्सन है उसको ये आइडियोलॉजी बड़ी पसंद आ रही है, तो ये क्या करेंगे, इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देंगे, लेकिन इन रिटर्न वो कुछ नहीं चाहेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है ना, ये तो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे जा रहे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो ये पैसे देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, उनको तो फेवर मिल रहा है। तो ये ही चीज क्या है आपके सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने आइडेंटिफाई करी। ठीक है, और क्या है, अनरेस्ट्रेंट इन्फ्लुएंस ऑफ कॉरपोरेशंस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि ये जो कॉरपोरेट्स हैं आपके, ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि मान लीजिए मोस्ट ऑफ द पैसे का ही गेम है, सबसे बड़ी बात ये है। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो लोग पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना चाहते हैं, लेकिन अगर इनके ये पैसे दे देते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये क्या करेंगे, पैसा इधर उधर बांट देंगे और इन लोगों का वोट खरीद लेंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेटेड, यानी कि हम जैसे वोटर्स जो हैं, अगर हम ये मांगे कि भैया किसने दिया इतना पैसा और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है और कितना पैसा दिया है, ये सब हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से जो हमारी इन्फॉर्म्ड वोटिंग है वो नहीं हो पा रही है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट क्या हो रहा है, अंडरमाइन हो रहा है। तो ये जो जजमेंट था ये 5 बेंच जजमेंट था और इसमें इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब इससे क्या होगा ना, जो पॉलिटिकल फंडिंग आती है और जो भी मतलब इलीगल काम होता है जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पैसे की दम पे इन्फ्लुएंस होंगे, तो ये कैसे हम कहेंगे कि इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेसी, नहीं हो पाएगा ये काम। तो इस चीज को, इंडिया को ट्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए ये डिसीजन बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब समझिए आगे इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, ये जजमेंट है ना स्पेशली फोकस किस पे करेगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन पॉलिटिकल फंडिंग, यानी कि अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलेगा वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। भैया हम भी तो वोट कर रहे हैं ना, हमें तो पता होना चाहिए ना का कितना पैसा जा रहा है किस पॉलिटिकल पार्टी के पास, है ना, और वो पॉलिटिकल पार्टी कहाँ यूज कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, द कोर्ट क्रिटिसाइजेस द पोटेंशियल फॉर क्विड प्रो को अरेंजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट अगर पैसे दे रहा है ना तो वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ फेवर मांग रहा होगा। तो क्या है, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, तो ये क्या करेगा, करप्शन करेगा, है ना।
कोई मान लीजिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, तो वो चाहेगी कि हमें भैया पर्टिकुलर रोड का प्रोजेक्ट मिल जाए, तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी को क्या करेगी, फंड कर देगी। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इस पर्टिकुलर कंपनी का क्या निकाल देगी, टेंडर निकाल देगी। तो भैया तुम भी फायदे में, हम भी फायदे में, है ना। तो ये क्या हो गया, गलत सिस्टम हो गया। The ruling raises concerns about the influence of big corporation, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। This decision has significant implication for future reforms, यानी कि इन्होंने ट्रू डेमोक्रेसी की इज्जत रखी है। अब आगे अगर जो भी इलेक्शंस होंगे तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये इसीलिए ये डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हूँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है कसकटा डोडर के ऊपर। ये एक तरीके का इन्वेजिव स्पीशीज है। इन्वेजिव स्पीशीज यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले भी यूपीएससी ने ना डायरेक्ट ये पूछ लिया कि ये कसकटा डोडर टाइप ये चीज क्या है, तो ऑप्शन दे देती है, हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर ट्री है, हाँ भाई ये इन्वेजिव स्पीशीज है ना, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दे देती है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कसकटा डोडर जैसे मैंने बताया कि इन्वेजिव स्पीशी है, और ये चेंगलपेट फॉरेस्ट और वेंदखल बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है आपकी, इसमें फैल रहा है। अब ये फैलने का मतलब क्या है, देखिए ये जो है ना कसकटा डोडर, इसको आकाश बेल भी बोला जाता है और अमर बेल भी बोला जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। ये क्या करता है, कोई मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये प्लांट या पेड़ है। अब इसको क्या करेगा, धीरे 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 इसको ये कवर कर लेगा, टेंड्रल्स अपनी ऐसे ऐसे बिछा लेगा। जब ये कवर कर लेगा ना, एक कैनोपी टाइप क्रिएट होएगा, और इसके कारण जो ये पहला होस्ट प्लांट होगा ये क्या होगा, चोक होने लगेगा। चोक होने लगेगा तो ये मर जाएगा, यानी कि ये इसको ये किल कर देता है। इसीलिए ये स्पीशीज क्या हो गया आपका, इन्वेजिव स्पीशीज हो गया। अब हम चलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि ये बर्ड सेंचुरी है क्या। ये जो वेंथंगल बर्ड सेंचुरी है, ये आपकी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में। ये ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है कंट्री की, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे कौन कौन सी माइग्रेटरी बर्ड्स मिलती है, पिनटेल, गार्गने, ठीक है, ग्रे, वैगटेल, ब्लू विंग्ड टील, कॉमन सेंट पाइपर एंड अदर्स। ठीक है, इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है 2022 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोटेक्टेड है रामसर साइट में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है रिसर्चर्स प्रोड्यूस मोर पावर फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन बाय यूजिंग द जॉइंट यूरोपियन टोरस। इसके बारे में अब हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि लगेगा इस आर्टिकल को डिस्कस करने में। क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। मान लीजिए दो आपके एटम्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो ड्यूटेरियम का, एक ट्राइटेरियम का, ठीक है, ये आपके हैं। इनको अगर हमने फ्यूज करवाया, यानी कि फ्यूजन हुआ इसका, तो ये क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। फ्यूजन मतलब जुड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा आपस में। जब ये फ्यूज होगा ना, तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी इस्तेमाल की जाएगी या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, है ना, और भी इसके बहुत सारे वो हैं, फायदे हैं। जैसे अगर हम अभी कोल वगैरह यूज कर रहे हैं, बहुत डिपेंडेंट है इन चीजों पे, तो क्या हो रहा है, ये हमारे खत्म हो रहा है पूरा फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और इसकी भी एक अपनी लिमिटेशन है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये जो है ना आपका सस्टेनेबल यूसेज होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, है ना, और भी जो भी काम होगा। अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक बड़े से न्यूट्रॉन अगर फ्यूज मतलब इसको तोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, यूरेनियम की मदद से, तो क्या होगा, ये छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो फ्यूजन जैसे फ्यूज हो रहा है, इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है, फिजन जैसे इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है ना, जो एनर्जी होती है वो काफी
कम रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन फिजन में एनर्जी एकदम से रिलीज होने लगती है। अगर एनर्जी एकदम से रिलीज होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब एक के बाद टूटता चला जाता है, चेन रिएक्शन बन जाता है। तो ये जब ये चेन रिएक्शन बन जाता है तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, कंट्रोल ही नहीं हो पाया था, छोटे छोटे टूटता चला गया, टूटता जा एनर्जी रिलीज होती चली गई, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन अच्छा तरीका है। ये किस में भी पाया जाता है, सन में भी क्या होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये काफी एफिशिएंट होता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर फिजन है ये एफिशिएंट भी नहीं होता है। माना इसमें एनर्जी ज्यादा निकल रही है, लेकिन ये सही चीज है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन सही है। तो जेईटी यानी कि जॉइंट यूरोपियन टोरस जो है, एक टोकामक है। टोकामक एक ऐसी मशीन होती है जो कि प्लाज्मा को कन्फाइन करती है मैग्नेटिक फील्ड से। देखो क्या होता है ना, प्लाज्मा क्या होता है, एक तरीके की हॉट सुपर गैस होती है, ठीक है। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की उससे ना कन्फाइन कर देंगे एक डोनट की शेप में, जैसे ये है डोनट, ठीक है। इस शेप में जब हम कन्फाइन कर देंगे ना, तो ऑब्वियसली बात है, इसमें जब हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं, तो ये कंट्रोल्ड मैनर पे सब चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट डिवाइस टू प्रोड्यूस कंट्रोल्ड फ्यूजन पावर। कंट्रोल्ड फ्यूजन पावर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, इनको कंट्रोल करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये पहली डिवाइस है जेईटी जो कि प्रोड्यूस कर रही है कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, किसकी मदद से, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम की वजह से। और ये कहाँ लोकेटेड है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसके एडवांटेज क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, ये इसमें क्या है, सस्टेनेबल है, तो कार्बन एमिशन नहीं होगा, ठीक है। अबंडेंट फ्यूल सच एज ड्यूटेरियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी वाटर। रिलायबल पावर का एक सोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने बात करी थी कि कोल वगैरह क्या है, खत्म हो रहा है ना। तो ये एक रिलायबल पावर सोर्स होगा। चैलेंज क्या है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, करीब करीब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। समझ रहे हो कितना गर्म होता होगा ये। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना और इतनी हीट प्रोड्यूस करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यूट्रॉन रेडिएशन ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन ट्रेवल टेंस ऑफ सेंटीमीटर्स आउट। जो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, इनकी बहुत शक्तियां होती है, ये ना इंसान की बॉडी से भी क्या कर जाते हैं, आर पार हो जाते हैं। तो ये क्या कैंसर क्रिएट कर देते हैं ना, और भी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट होने लगती हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे कंटेन करना होगा। अब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड। इंडिया ने ज्वाइन कर रखा है द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट, 2005 से ही ज्वाइन कर रखा है। ये बिल्ड करना चाहता है क्या, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोकामक रिएक्टर। लेकिन हाल फिलहाल लार्जेस्ट जो टोकामक रिएक्टर है वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा आपके यूके में। द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लीड्स द इंडियन प्रोग्राम इन फ्यूजन। ये जो है ना आपका आईपीआर, ये क्या है, लीड कर रहा है किसको, इंडियन प्रोग्राम इन फ्यूजन को। जो कि ये वाला जो है ना जेईटी, ये थोड़ा ऐसा दिखता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ह्यूज है ये, बहुत बड़ा है ये, देख सकते हैं आप। एक बार गूगल पे भी जाके देख लीजिएगा। जब हम पिक्टोरियल कुछ भी देखते हैं ना, तो हमें चीजें और याद रहती हैं। तो याद रखिएगा जेईटी आपका क्या है, एक टोकामक है, बहुत बड़ा। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, आपका यूके में सिचुएटेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है हॉर्सशू क्रैब से रिलेटेड। हॉर्सशू क्रैब क्या है, हॉर्सशू क्रैब को एक लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, ठीक है। लिविंग फॉसिल क्या है, लिविंग फॉसिल वो स्पीशीज हैं जो जिन्होंने सरवाइव किया है, यानी कि वो जिंदा रहे हैं मिलियन ऑफ ईयर्स से,
ठीक है, इतनी सारी चीजें आई, इतने साल हो गए हैं धरती को बने हुए, कितने स्पीशीज आए, कितने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन लिविंग फॉसिल्स वो स्पीशीज हैं जो इतने सालों से अभी तक भी चल रहे हैं और अपने जो ट्रेड्स हैं, उनके जो भी क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अभी भी एंसेस्टर वाली क्वालिटीज हैं जो कि उनके पुराने एंशियंट टाइम्स में हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो है ना आपके ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वो एक्चुअली इवोल्यूशनरी जर्नी को बताएंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ द एंशिएंट अर्थ के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और कौन से लिविंग फॉसिल्स हो गए आपके, कोयला कंद, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में मिले हैं। ठीक है, गिंको बिलोबा, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का वो करिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, वोलेमी पाइन, ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में मिला है। तुअतारा, ये न्यूजीलैंड में मिला है। तो ये याद रखिएगा लिविंग फॉसिल क्या होता है। और हॉर्सशू क्रैब जो है एक तरीके का लिविंग फॉसिल है। तो क्या हुआ ना, कुछ एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने यूएस की गवर्नमेंट के लिए पेटिशन डाला है कि भैया हमारे अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये एक तरीके का लिविंग फॉसिल है। देख लीजिए कैसा लगता है हॉर्सशू क्रैब आपका। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक मरीन और ब्रैकिश वाटर ऑर्थ्रोपॉड्स है। ब्रैकिश वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर। ठीक है, बिलोंगिंग टू द लिम्यूलिडे फैमिली। इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना हाँ कि ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है। इन्होंने 450 मिलियन साल सरवाइव किया है। और ये क्या है, पहले डायनासोर से भी पहले पाए जाते थे। समझ में आया। अपीयरेंस कैसा है, जैसे अभी दिखाया है, क्लोजर रिलेटिव्स आर स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। ठीक है, वैसे ही दिख रहा है ना, स्कॉर्पियन जैसा, ये लंबा सा है ना, स्पाइडर जैसा लुक है इसका। हैबिटाट क्या क्या है, ठीक है, दे प्रेफर शैलो कोस्टल वाटर, यानी कि डीप नहीं हो, ज्यादा गहरा नहीं हो, शैलो हो पानी वहां पे, सॉफ्ट सैंडी और मडी बॉटम्स। ठीक है, स्पॉनिंग, दे माइग्रेट टू इंटरटाइडल बीचेस फॉर स्पॉनिंग। मतलब जैसे जहां पे भी ये टाइड्स क्या हो रही है, मिल रही है, वो वहां पे जाके क्या करते हैं, अपने एग्स को, मतलब एग्स देते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। तो एक और चीज कि इंडिया में इनका कंजर्वेशन एफर्ट क्या क्या चल रहा है। देखिए, शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर इनको कोई भी कैच करता है या फिर किल करता है तो ये एक तरीके का क्या होगा, ऑफेंस होगा। ठीक है, इट प्लेस देम इनटू द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, यानी कि ये क्या है, थ्रेटेंड स्पीशीज है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे भी मनाया जाता है कब, 20 जून में। आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिले मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।